हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एनसीईआरटी की हिस्ट्री की एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कम्प्लीटली अच्छे से करा दिया है। अब हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पे आते हैं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 की पार्ट 1 को अच्छे से करा दिया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आज आपका पहला लेक्चर्स है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का वीडियो देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए दोस्तों। उसका रीज़न यही है कि जब तक आप पहले की जो वीडियोस हैं उन्हें अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा चीज़ों के बारे में। ठीक है, आज से हम शुरू करते हैं। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं सोचती हूँ कि मैं इस तरह के आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लाया करूँ। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ना अक्सर पूछा जाता है कि जो रहट शब्द है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो रहट शब्द है, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन में आएगा कुआं, नदी, सिंचाई, तालाब। तो आपको टिक करना है सिंचाई। कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। क्या क्या आया दोस्तों, अंडरलाइन कीजिए। जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें किस तरह की नए खान पान आए, उसमें आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ठीक है, ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ना कि सभी चीज़ें एक साथ नहीं आती हैं। मान लो हम जिस उपमहाद्वीप में रहते हैं, वहाँ पर जो भी यात्री आते रहते हैं, वे अपने साथ कुछ नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, और जब वो नई चीज़ें लेकर आते हैं तो हम भी उसे अपना लेते हैं। मान लो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आया होगा, अपने साथ मक्का लेके आया होगा, या कोई व्यक्ति चाय या कॉफ़ी लेके आया होगा, तो हमें वो चीज़ें बहुत पसंद आ गई होगी और हमने भी उसे अपनाना शुरू कर दिया। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर भी आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आर्थिक परिवर्तन ही नहीं हुए, साथ ही साथ में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत ही बढ़ गया था। ठीक है दोस्तों, इस काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ ना, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो वहाँ की संस्कृति देखकर वहाँ की चीज़ें भी अपनाते थे। फिर ये वो काल था जिस काल में अपार संभावनाएं थी कि हम कुछ परिवर्तन ला सके, कुछ नया कर सके, समाज के लोगों को कुछ नया सिखा सके। ठीक है, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन कीजिए। ये जो काल है, इस काल में एक समुदाय का बहुत ही वर्चस्व बढ़ा, उसका नाम है राजपुत्र, राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। ठीक है, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थी। ठीक है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि ये जो राजपूत शब्द है, ये क्षत्रिय वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये जो राजपूत है, इसमें सिर्फ राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, तो बल्कि उस काल के सेनापति और सैनिक भी आते थे। ठीक है, और भी वो लोग आते थे, और भी शासक आते थे जो कि सेना में कार्यरत है। कवि
और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। ठीक है दोस्तों, कौन लोग? चारण लोग और कवि लोग। कवि और चारण मीन्स जो उस टाइम के उस शासक के जो दास होते थे, जो सैनिक होते थे, और जो कवि होते थे वो क्या करते थे? तो वो राजपूतों की आचार संहिता। आचार संहिता क्या होता है दोस्तों? आचार संहिता का मतलब है हमारा संविधान, हमारे नियम कानून। जिस जगह पर हमारे नियम कानून लिखे गए होते हैं उसे हम कहते हैं आचार संहिता। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशिकों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ठीक है दोस्तों, किसमें? पर्यावास। कभी कभी क्या होता था ना कि जब पर्यावरण बदलता था, पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का चारों तरफ का आवरण, जब भी पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन होता था, चाहे मौसम या फिर तापमान को लेकर कोई भी परिवर्तन होता था, उस कारण से जो भी वनवासी हैं उन्हें मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता था और उन्हें दूसरी जगह पर अपना घर बनाना पड़ता था। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ लोग क्या करने लगे? जिस जगह पर जाते थे वहाँ पे ज़मीन की जुताई करके अपना निर्वाह करते थे, और कुछ लोग क्या बन गए? कृषक। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, ये जो कृषक वर्ग है, ये जो वनवासी होते थे, ये ना एक तरह से मजदूर बन गए। इन्हें जो भी शासक वर्ग होता था उनके अंदर एक बेगार के तौर पर, बेगार मतलब कि दिन भर काम करना और उसके बदले में उन्हें वेतन प्राप्त होता था। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जैसा कि वो काम करते थे और उन्हें वेतन मिलता था, तो उसके एवज में, उसके बदले में उनको कर भी चुकाने पड़ते थे। ठीक है, अब परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। यहाँ पे बात आ रही है कि सामाजिक और आर्थिक अंतर कैसे उभरने लगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया कैसे बड़े बड़े लोग जो थे, बड़े बड़े शासक वर्ग थे, वे अपने अंदर, अपने नीचे छोटे वर्ग के लोगों को एक दास की तरह, मजदूर की तरह काम करवाते थे, उन्हें बेगार पर रखते थे, उनसे कर वसूला करते थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। क्या क्या करते थे? कुछ लोग मवेशी पालन, खेती और दस्तकारी का काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि समाज में जो भी लोग जिस तरह से कार्य करते थे, ठीक है, जिस तरह से वो कार्य करते थे, उनका जो भी काम होता था, उन काम के आधार पर उनके वर्ण का विभाजन कर दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ऊंचे वर्ग में और नीचे वर्ग में विभाजन कर दिया जाता था। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे भी बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। क्या बोला गया है दोस्तों? ये जो हम दर्जा देते थे, जो भी हम वर्ण विभाजन करते थे या फिर हम सत्ता का विभाजन करते थे, ये स्थायी नहीं थे। समय के अनुसार और समय परिवर्तन के होने के साथ साथ ये भी बदलते रहता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाते थे। जैसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जाति पंचायत किसे कहते हैं तो आपको मैं समझाती हूँ। मानो कि एक गांव में अलग अलग समुदाय है, अलग अलग समुदाय के उनके खुद के नियम कानून हैं। वो नियम कानून को जब बनाते हैं तो उन नियम कानूनों का अच्छे से पालन हो, इसके लिए वो लोग एक बड़े बुजुर्गों की सभा बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जाति पंचायत। समाज में अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी दिक्कत, किसी को कोई भी परेशानी है, तो ऐसी उम्मीद रखी जाती थी कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सभी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, आई होप
मेरी आशा है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं कहानी के तौर पे आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आए, उन्होंने अपने साथ साथ बहुत सारी नव परिवर्तन की चीज़ें लाई, साथ ही साथ में उन्होंने अलग अलग जगहों पर काम किया। ठीक है, बस आपको एक काम करना है दोस्तों, जो कि हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। मैं आपसे जो भी पूछती हूँ सभी आपको कमेंट सेक्शन में दोस्तों आंसर करना है। आप जब तक मुझे फीडबैक नहीं देंगे मुझे आइडिया नहीं मिलेगा कि मैं अपने लेक्चर्स में और क्या सुधार लाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, कंटेंट में कहीं से कोई भी आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों मेरा एम है कि आप लोगों को चीज़ें समझाना और याद कराना। मैंने बताया ना कि जो एनसीईआरटी ना दोस्तों, लोग कोर्स लेते हैं 60,000 70,000 पैसे वेस्ट करते हैं बाहर, फिर भी उनको ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कंटेंट उनको प्रोवाइड नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मेरा एम यही है, मैं ये नहीं मेरा ऐसा नहीं मानना है कि सिर्फ आप क्लास के विद्यार्थी हो तभी आपको ये वीडियोस देखना चाहिए। आप नॉर्मल सिटीज़न हो, हमारे देश के नागरिक हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के इतिहास को जानें, अपने देश के भूगोल को जानें, अपने देश के अर्थव्यवस्था को जानें। ठीक है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि शायद हो सकता है कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाया पढ़ने का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस की वजह से उन्हें इतनी मदद हो, उनकी सोचने की क्षमता में बहुत सारा परिवर्तन आए, उनकी तार्किकता में परिवर्तन आए, उनकी बौद्धिक शक्ति बढ़े, साथ ही साथ वो चीज़ों को अलग नज़र से देखें। लेकिन वो आपका तभी होगा जब आपको हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में अगर आपको कहीं से थोड़ी भी जानकारी होगी दोस्तों, तब आप अपनी तर्क क्षमता बढ़ा सकते हो। बोलते हैं ना कि जब तक हमारी नींव ही कमज़ोर है, हमें बेसिक सा भी कुछ भी आइडिया नहीं है, तब तक हम एक बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा मानना है कि ये जो मेरा एक मुहिम है कि मुझे पढ़ाना है, साथ साथ में एक समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाना है। ठीक है दोस्तों, एक बोलते हैं ना कि ठीक है आज के ज़माने में लोग पढ़ रहे हैं, बट पहले हमारे पेरेंट्स है वो नहीं पढ़ पाए, तो हो सकता है वो भी अगर मेरे लेक्चर्स देखेंगे ना तो उनको भी ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। ठीक है दोस्तों, उनको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ पहले ऐसा होता था, आज के वैसे पहले क्या होता था उसकी समझ तो उन्हें कई ज़्यादा, मतलब हमसे तो कई गुना ज़्यादा है, लेकिन हमारा इतिहास कैसा था उसके बारे में अगर उनको पता चलेगा तो उन्हें भी जानने में बहुत ही खुशी होगी। दोस्तों बस आपको ये काम करना है कि मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, वो थी कि साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर है। ठीक है, और दोनों में से कौन बड़ा होता है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में, आप शॉर्ट में भी बताओगे ना दोस्तों तो भी चलेगा, संक्षिप्त में भी बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना वीडियोज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं और कितना चीज़ें याद रख पा रहे हैं। चोल हमने अध्याय 2 में पढ़ा, तुगलक अध्याय 3 में, मुगल अध्याय 4 में, और जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखें। ओके, एक और क्वेश्चन रेडी होता है आप लोगों के लिए कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया, किसे, गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल गौंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था और जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है। गौंड आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में थे के आगे पलायन करते थे। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है कि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सभी जगह के जो भी सेना है ना वो गयासुद्दीन बलबन की सेना के आगे भाग जाते थे। पलायन मतलब
भाग जाना। देखिए दोस्तों, आपको ये मैप दिख रहा होगा ना, ये मैप क्या करना है आपको, ये बस जो नंबरिंग दिया हुआ है ना कि फर्स्ट नंबर है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, सीविस्तान। जो दूसरा नंबर है यहाँ पे उज्ज, फिर जो तीसरा नंबर है ये है मुल्तान, और चौथा नंबर है कलानौर। तो ये आपको बस चीज़ें एक बार पढ़नी है, तो इससे आपको ना समझ मिलेगा कि कौन सी क्षेत्र कौन सी जगह पर होते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं भाषा और क्षेत्र। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा, ये तो आपको पता है दोस्तों। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में फिर में अबारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिंदवी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। आगे खुसरो ने बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, क्योंकि शायद संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। यह एक प्राचीन भाषा है, जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है, और एक ओके दोस्तों, ये तो प्रैक्टिकल वर्क है। आगे बढ़ते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम हो चुके थे और अपनी भाषा सांस्कृतिक विशिष्टता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, और सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। क्या बोला गया दोस्तों, समझिए कि कभी कभी क्या होता था ना कि 700 जो आया ना, 700 ईस्वी सन, इस सन तक, इस सदी तक बहुत सारे शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। बहुत सारे शासक आए, उन्होंने सोचा कि हमें सत्ता अपनी बनानी है, ठीक है। इसकी वजह से उनके बीच में क्या देखने को मिला, टकराहट। उसमें कौन कौन थे, जैसे चोल आए, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे अनेक राजवंश आए, ठीक है। वो सभी लोगों ने अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग ही सफल हुए और कुछ लोग असफल रहे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। अंडरलाइन कीजिए, मुगल वंश पतन पर कब आया, 18वीं सदी में। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। क्या हुआ ना दोस्तों कि कुछ शासक ही शासन कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। कुछ ही अपना साम्राज्य बना पाए, कुछ ने नहीं बना पाया। जब भी कोई बड़ा शासक अपना साम्राज्य बनाता है, तो वो सोचता है कि जितने भी छोटे छोटे शासक हैं, उनके ऊपर मैं क्या करूं, राज करूं। तो क्या होता था, जो भी बड़े शासक थे वो छोटे छोटे शासकों पर अपना राज करते थे। बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है जो उन क्षेत्रों में उभरी थी, ठीक है दोस्तों। कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे ना कि जहाँ पर उन्हें चीज़ें विरासत में मिली हैं, ठीक है, कि जैसे वहाँ पर पहले से ही राजवंश चलता आया है, राजा का बेटा ऐसे बनता रहता है, वंशानुगत बनते रहते थे। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। क्या हुआ ना दोस्तों कि अलग अलग साम्राज्य आए, उनकी अलग अलग क्या थी, अलग अलग चरित्र, ठीक है, उनकी अलग अलग विशेषताएं थी। लेकिन जब दूसरा साम्राज्य आता है तो वो सोचता है कि मैं अपनी विशेषताएं, अपनी शक्ति दूसरे के ऊपर थोपूं, मतलब अपना प्रभाव भी उनके ऊपर डालने की कोशिश करूं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाते थे। पुराने और नए धर्म इतिहास की जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैवित्व तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी
बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिक स्तर पर मतलब कि कुछ लोग दैविक शक्ति में मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। क्या होता था ना दोस्तों, अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म, ठीक है, और उन धर्म के अलग अलग अनुयायी होते थे। जैसे कि एक गांव है, उसमें अलग अलग समुदाय है, तो सभी समुदाय के लोग अपनी अलग अलग दैविक शक्ति को मानेंगे। उनका अलग अलग संगठन होता था। वो जो संगठन वो बनाते थे वो सामाजिक तौर पे भी अलग हो सकता था और धार्मिक तथा आर्थिक तौर पर भी अलग हो सकता था। ठीक है दोस्तों, मतलब हम समझ सकते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो आर्थिक रूप से संपूर्ण रूप से संपन्न होते थे, तो उनकी दैविक शक्तियाँ अलग होती थी। जो निम्न वर्ग के लोग थे वो आर्थिक रूप से थोड़े निम्न होते थे, कमजोर होते थे, तो उनकी दैविक शक्तियाँ अलग होती थी, उनका चीज़ों को मानने का तरीका अलग होता था। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो भी संगठन बनते थे वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक यानी कि अन्य समुदायों के अनुसार, ठीक है, समाज के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग संगठन से संबंधित होते थे। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे कि नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। ठीक है, ठीक है। हिंदू धर्म आज हम जिसे कहते हैं वो भी एक प्राचीन दिन ही है कि कैसे राजा महाराजा है उन्होंने पुरोहित वर्ग रखना शुरू किया, देवी देवताओं की पूजा की, मंदिर बनवाना शुरू किया, ब्राह्मणों को महत्ता दी। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन शासकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी और बढ़ गया था। क्या हुआ ना कि देखो, ब्राह्मणों को ना समाज में पहले के टाइम पे, आज भी माना जाता है, पहले के टाइम पे इन्हें बहुत सर्वोपरि माना जाता था क्योंकि इन्हें संस्कृत का ज्ञान होता था, इन्हें विद्वेता कहा जाता था, विद्वान कहा जाता था। तो ठीक है दोस्तों, तो जो भी वर्ग या जो भी व्यक्ति इनका संरक्षण करता था, ठीक है, जो भी व्यक्ति इनका संरक्षण करता था उनको भी अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, उनको भी अलग इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अब हमारे पॉलिटिक्स में देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मान लो मैं किसी भी ऐसे संत महात्मा का नाम ले लेती हूँ, ठीक है, हमारे लिए हमारे आइडल होते हैं ये संत महात्मा। कुछ भी होता है तो हम इनके पास जाते हैं, बड़े से बड़े लोग इनके पास जाते हैं। मान लो संतों ने किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया कि ये व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ही योग्य है, तो वो संत की बात पे मुहर, ऐसा जैसा कि ये हमारे महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए पुरोहित है, सर्वोपरि है। अब इन्होंने जिसको कह दिया वो व्यक्ति भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट। तो उसी तरह दोस्तों कि जिन्होंने भी ब्राह्मण का संरक्षण किया वे बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते थे। एक मिनट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, जिसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमलिष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में भी आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस युग में हमने देवी देवताओं को बहुत ही महत्व देना शुरू कर दिया था। यही वह युग था जिसमें उस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत से पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम करना और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक ईश्वर और अल्लाह में मानते हैं, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, सबके लिए ईश्वर और अल्लाह सेम है, ऐसा उनका मानना था। कई शासक इस्लाम और
इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों तथा अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। जैसे हम ब्राह्मणों को संरक्षण देते थे वैसे ही ये उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली, ठीक है, अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। दो लोग थे, एक तो अली, दो तरह के लोग थे जो कि पैगंबर साहब के अली को मुसलमानों का नेता मानते थे, और जो सुन्नी लोग थे, देखो दोस्तों, सिया थे और सुन्नी थे। जो सिया थे ना, वो उनके दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और जो सुन्नी थे वे खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, खलीफा किसे कहते हैं? जो भी इस्लाम धर्म का नेतृत्व करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? खलीफा। आगे भी इनकी परंपराएं चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मुस्लिम है ना, सोर्स ऑफ मुस्लिम जो कानून है, उनके लिए दो सिद्धांत, एक हनाफी एक सफ़ी का, कि विभिन्न परंपराओं में भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों या दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है या दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ऐसा बोला गया दोस्तों कि जो इतिहासकार है ना, वो समय को सिर्फ घड़ी कैलेंडर के रूप में नहीं देखते थे, वे हर घंटे वर्ष जैसे जैसे समय बीत रहा है उस तरह से देखते थे। उनका मानना था कि समय बीता है, ठीक है, तो क्या कोई सामाजिक आर्थिक संगठन में परिवर्तन आया है? ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतिहासकार ये कहते थे कि सिर्फ समय बीत रहा है वो मायने नहीं रखता है, समय बीत रहा है उसके साथ साथ परिवर्तन भी अच्छे हो रहे हैं या नहीं, और जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन दिख रहे हैं या नहीं, वो स्थायित्व है या तो परिवर्तनशील है, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप को अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। क्या बोला गया है? इन लोगों ने कहा, इतिहासकारों ने कहा कि धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, उसके अलावा और कोई भी ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। ठीक है, बोला गया कि अंग्रेज़ों ने ना इतिहास को 3 भागों में बांटा, एक तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, कि हम अपने इतिहास में 3 धर्मों का अच्छे से वर्णन करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने इस 3 विभाजन को मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि विभाजन के लिए सिर्फ ये धर्म ही नहीं, उनका सामाजिक आर्थिक परिस्थिति भी जिम्मेदार होती है। ठीक है, पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये शायद आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से बताया है कि जो क्लास 6 की NCERT है वो दोस्तों प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट इंडिया है, लेकिन जो क्लास 7 की NCERT है वो मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, उसमें हम मुस्लिम वर्ग के बारे में अधिकतर पढ़ेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्र, साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी।
इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। ऐसा बोला गया है दोस्तों कि जो भी हम सारे काल को देखते हैं, ठीक है, तो सभी काल में अलग अलग परिवर्तन उस काल के लिए जिम्मेदार होते हैं। मध्यकाल आने के लिए मध्यकाल में कोई परिवर्तन जिम्मेदार होगा, तो हम मध्यकाल की तुलना हम आधुनिक काल से नहीं कर सकते हैं। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी थी। मध्यकाल क्या था? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब दोस्तों कि बहुत ही जड़ित, मतलब कि जो परिवर्तन को ना स्वीकारे। उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ किया। ठीक है, ऊपर क्या बोला गया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा गया है कि जो मध्यकालीन लोग थे, मध्यकाल युग था, वो जड़ित था, मतलब रूढ़िवादी था, वो परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन ये बात संपूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें देखी ना उस टाइम पे कि मध्यकाल की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने क्या किया, यूरोपीय कंपनियों को भी आकर्षित किया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान दीजिए चले, और जब भी संभव इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष की पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि अगर आप आज पढ़ रहे हो ये सारी पुस्तकों के बारे में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो हैं उन्हें देखना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप उन्हें देखना भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा ना कि आपको चीज़ों की समझ एक अच्छी नहीं होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, साथ ही साथ में मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखिए कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी हमें समझना, हमारी तार्किक क्षमता को विकसित करना सिखाता है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ये दायित्व है कि हम लोग उनकी बातों पर खरे उतरे। और बस आपको दोस्तों एक काम करना है, मेरे लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, आलस को दूर करना है, अपने प्यारे हाथों से आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए रेडी हूँ, आप लोगों के लिए डाउट सेशन लाने के लिए रेडी हूँ। इसके अलावा आपको और किसी सब्जेक्ट्स में या कुछ भी तकलीफ आ रही है, अगर आप बोलोगे कि और किसी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी में शुरू करूँ, तो मैं वो भी शुरू करने के लिए रेडी हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे आप लोगों को चीज़ें याद करानी है और समझानी है। ठीक है, समझाना, याद कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क है कि ये एक्सरसाइज आपको करके आना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय, गुड बाय एंड थैंक यू।